गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने वार्षिक परीक्षा विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का पेपर लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान का पेपर है। पूर्णांक जो है 70 नंबर का है। 3 घंटा 15 मिनट का खंड जो है वो आपका बहुविकल्पी का होगा, जो कि आपके 20 बहुविकल्पी होंगे, और बहुविकल्पी को आपको खुद करना है। मैं आपको पेपर का मैं दिखा दे रहा हूँ क्या क्या आएगा। ये आपके 9 क्वेश्चन जो थे इस पे इधर साइड के थे। अब मैं दूसरी साइड का दिखा रहा हूँ। ये दूसरी साइड का है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, 16, क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन 18। क्योंकि अब जो है बहुविकल्पी वो 20 मार्क्स के आते हैं, 20 ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 19 है और क्वेश्चन 20 है। ये आपके बहुविकल्पी आपके पूरे हो गए। इन पे आपको निशान लगा लेना है। अब मैं आपको क्वेश्चन जो है वर्णात्मक यानी खंड खा के प्रश्न 4-4 मार्क्स के जो हैं वो आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको ये करके दिखाऊंगा। ये आपके 4-4 नंबर के आपकी 3 क्वेश्चन हैं। 1 2 2 3 4 क्वेश्चन हैं। ये दीर्घ वाले हैं। ये थोड़ा अथवा का क्वेश्चन है पीछे का, और ये मानचित्र से रिलेटिव क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। वर्णात्मक क्वेश्चन 1। ये हमने पहला क्वेश्चन जो लिया है वो अथवा का लिया है, 1917 की क्रांति के। प्रथम विश्व युद्ध का उद्योगों पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। बाल्टिक सागर पर जर्मनों के नियंत्रण के कारण आयात बंद हो चुका था। औद्योगिक उपकरण खराब होने लगे थे और 1916 तक रेलवे लाइनें जो है टूट चुकी थीं। अनिवार्य सैनिक सेवा के चलते सेहतमंद होने लोगों को युद्ध में झोंक दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप मजदूरों की भी कमी हो गई थी। रोटी की दुकानों पर दंगे होना आम बात हो गई थी। उसके बाद किसान ज़मीन पर सर्फ के रूप में काम करते थे और उनके पैदावार का अधिकतम भाग ज़मीन के मालिकों एवं विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को चला जाता था। किसानों में ज़मीन की भूख प्रमुख कारण थी। विभिन्न दामनकारी नीतियों तथा कुंठा के कारण के आमतौर पर लगान देने से मना कर देते थे और प्रायः जमींदारों की हत्या करते थे। मजदूरों की स्थिति भी बहुत भयावह थी। यहाँ तक करने के बाद आपको यहाँ से कर लेना है। जार का दुरंकश शासन बिल्कुल निरप्रभावी हो चुका था। वह एक स्वेच्छाचारी, भ्रष्ट और दामनकारी शासक था जिसे देश के लोगों के हितों से कोई मतलब नहीं था। इसका क्वेश्चन यहीं तक है आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो लिया है वो हमने ये लिया है, संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। इस विचार से हम सहमत नहीं हैं कि संविधान के नियम साधारण कानूनों की अपेक्षा बहुत अधिक महत्व रखते हैं। कोई भी मतभेद हो जाने पर संविधान का नियम ही मान्य होगा, दूसरा नहीं।
फिर उसके बाद में पहला पॉइंट लेने के बाद में आपको चौथा वाला पॉइंट लिख लेना है। प्रश्न में उल्लिखित कथन ये गलत है क्योंकि संविधान जितना संख्याओं में से संबंधित है उतना बल्कि उससे भी अधिक वह मूल्यों से संबंधित है। ये इसकी यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन जो है वो सम और विषम जलवायु में अंतर है। सम जलवायु ऐसी जलवायु जिसमें ग्रीष्म ऋतु में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। सम जलवायु कहलाती है। ऐसी जलवायु में वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। इस प्रकार की जलवायु प्रायः समुद्र तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। विषम जलवायु ऐसी जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत ऊंचा और शीत ऋतु में बहुत कम होता है। इस प्रकार वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। ऐसी जलवायु प्रायः उन प्रदेशों में पाई जाती है जो प्रदेश समुद्र के प्रभाव से मुक्त होते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा। चौथा क्वेश्चन जो है, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से भारत सरकार जो अनाज विशेषकर गेहूं और चावल का भंडार इकट्ठा करती है उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। भारतीय खाद्य निगम गेहूं चावल अधिक मात्रा में पैदा करने वाले राज्यों के किसानों से सीधे खरीदती है। इन खाद्य वस्तुओं की कीमत फसल के उगने से पहले ही घोषित कर दी जाती है ताकि किसान लोग इन फसलों को विशेष रूप से पैदा करें। इस पहले से घोषित मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों से सीधा खरीदा गया गेहूं और चावल का स्टॉक भारतीय सरकार को अपने विशालकाय खाद्य भंडारों में रखती है। ये आपका आंसर यहाँ तक हो जाएगा। ये क्यों बनाती है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। ये बफर स्टॉक आवश्यकता पड़ने पर जहाँ विभिन्न राज्यों को भेज दिया जाता है वहाँ अकालग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए भी इसकी लाभकारी प्रयोग किया जाता है। केवल यही नहीं, सूखा पड़ने या बाढ़ें आ जाने से अन्न की कमी हो जाती है तो इस बफर स्टॉक से अनाज की कमी को पूरा किया जाता है। बफर स्टॉक का प्रयोग गरीबी रेखा के नीचे लोगों की सहायता करने में भी प्रयोग किया जाता है। कई लोगों को तो काम के बदले ये अनाज भी दिया जाता है। हम क्वेश्चन जो है वो हमारा दीर्घ का पहला क्वेश्चन जो है यह है फ्रांस की क्रांति की परिस्थितियाँ। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला जो है सामाजिक कारण। क्रांति से पूर्व फ्रांस में बहुत बड़ी सामाजिक असमानता पाई जाती थी। पुरोहित तथा कुलीन श्रेणी के लोगों का जीवन बहुत विलासी था और विशेष अधिकार प्राप्त थे। इसके विपरीत किसानों और मजदूरों का जीवन नारकीय था। वे करों और बेगारों के बोझ के नीचे पिस रहे थे। बुद्धिजीवी वर्ग, डॉक्टर, वकील, अध्यापक आदि समाज में आदर मान नहीं था और उन्हें पुरोहित एवं कुलीन श्रेणी में अपमानित होना पड़ता था। ये सब भारी सामाजिक असमानताएं फ्रांस की क्रांति के एक बड़ा कारण बनी थी। दूसरा कारण था भारतीय राजनीतिक कारण। फ्रांस का सम्राट लुई 16वां एक निरंकुश शासक था। वह सदा भोग विलास और आमोद प्रमोद में ही मस्त रहता था। उसका अपने अधिकारों पर कोई नियंत्रण नहीं था। वे मनमानी करता था। राज्य में एक दूषित शासक प्रबंध स्थापित था। हर भाग में अलग अलग तरह के न्यायालय और अलग अलग तरह के कानून थे। इस प्रकार फ्रांस में जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आर्थिक कारण। फ्रांस के अनेक युद्धों में भाग लेने के कारण उनकी आर्थिक दशा बहुत खराब हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त विलासी और आमोद प्रमोदपूर्ण जीवन ने देश की आर्थिक दशा को और भी बिगाड़ दिया था। उधर जनसाधारण करों के भार के नीचे बुरी तरह से पिस रहे थे। कर प्रणाली भी बहुत दोषपूर्ण थे। सरकार को वसूल करने वाले करों की पूरी रकम भी प्राप्त नहीं होती थी क्योंकि इसका एक बड़ा भाग जो है वसूल करने वाले कुलीन वर्ग के एजेंट आदि फड़ जाते थे। इस प्रकार खराब आर्थिक दशा भी फ्रांस की क्रांति का एक बड़ा कारण था। मनोवैज्ञानिक कारण। महान फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू यूसो
वॉल्टेयर आदि की क्रांतिकारी विचारों ने भी फ्रांस के लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बुराइयों से अवगत कराया और इसके विरुद्ध आवाज़ उठाकर जनता के हृदय की इन बुराइयों को उखाड़ने में इच्छा को इतना प्रबल कर दिया था कि क्रांति के लिए तैयार हो गए थे। इसका यहीं तक आंसर है। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन अगला जो है वो है लोकतंत्र और गरीबी। समान लोग के हित के लिए लोकतंत्र बहुमत का शासन है, किंतु आजकल इसका उपयोग उन मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए हो रहा है जिनके पास धन, संसाधन तथा आज शिक्षा है। भारत में अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। गरीब हुए हैं, जबकि अमीरों की अमीरी में तेज़ी से वृद्धि होती है। येन केन प्रकोप समक्ष लोगों द्वारा सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं और सुविधाओं का फ़ायदा उठाया जा रहा है तथा गरीब इनसे वंचित रह रहे हैं। हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों में तेज़ी से ह्रास होता दिख रहा है। लोगों ने राजनीतिक को व्यवसाय बना लिया है। लोग अब जनता की समस्याओं का हल निकालने के लिए राजनीति में नहीं जाना चाहते, बल्कि अपने व्यक्तिगत और वर्गीकृत फायदे के लिए इस पेशा में बने रहे हैं। राजनीति में धन और बल के उपयोग के इसके लोकतांत्रिक स्वरूप को नुकसान पहुंचाया है। ये ऊपर से लोकतांत्रिक दिखे हुए भी व्यवहारों के सुरक्षाकारी है। देश की आबादी गाँव में बसती है, इसके लिए कागज़ पर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं और आए दिन होने वाले घोटालों के द्वारा विकास की राशि को नेताओं, व्यापारियों और ठेकेदारों तथा अन्य समक्ष वर्गों द्वारा आपस में बांट लिया जाता है। फलतः गरीबी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। दरअसल जनप्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है। जनता के पास ये शक्ति होनी चाहिए कि जब चाहें अपने प्रतिनिधियों को वापस बुला सकती है और ये उन्हें जवाबदेह बना देगा। साथ ही चुनाव में धन के प्रयोग पर रोक लगनी चाहिए, तभी लोकतांत्रिक का सही सामना आएगा और आम जनता की समस्याओं को और ध्यान दिया जाएगा। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा था। हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वो है शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक। शीत ऋतु लगभग दिसंबर से फरवरी तक सारे भारत में जारी रहती है। जनवरी सबसे ठंडा महीना है। इन दिनों तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में घटता बढ़ता रहता है। उत्तरी मैदान में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि देश के दक्षिणी भागों में ये 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठंडी जलवायु की दशाओं के कारण उत्तरी मैदान में वायु दाब बढ़ जाता है। इसका यहीं तक रखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक। अवधि में गर्मी की पट्टी तेज़ी से दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। मार्च, अप्रैल और मई में सर्वोच्च तापमान दक्कन के पठार से 38 डिग्री सेल्सियस और गुजरात भारत में 43 डिग्री सेल्सियस और उत्तर पश्चिम भारत में 48 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मई में ऊंचे तापमान के कारण थार के मरुस्थल से छोटा नागपुर तक के लंबे चौड़े क्षेत्र में वायु दाब बढ़ जाता है, कम हो जाता है। इसका यहीं तक रखेंगे। फिर अगला हमारा है आगे बढ़ते मानसून की ऋतु जून से सितंबर तक। ये ऋतु जून से सितंबर माह तक होती है। इस ऋतु में दोनों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में से मानसून अपने दोनों शिखरों में भारत के उत्तरी भागों की ओर चलती हैं। इसके द्वारा प्राय सारे उत्तरी भाग में खूब वर्षा होती है। ये नमी वाली हवाएं महाराष्ट्र महासागरीय उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती हैं और खूब वर्षा करती हैं। इसे यहीं तक रहने दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट पॉइंट है हमारा, पीछे हटते मानसून की ऋतु अक्टूबर से नवंबर तक। ये ऋतु अक्टूबर से नवंबर मास तक होती है। इस समय मानसून तो अपने वापस चलना आरंभ कर देती हैं। बंगाल की खाड़ी से ऊपर उड़ती हुई हैं, ये अपने पूर्वी की तट की ओर बढ़ती हैं और खूब वर्षा करती हैं। इसलिए तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा इन्हीं प्रवर्ती मानसून
पवनों से होती है। इस ऋतु में होने वाली वर्षा और इनका वितरण निश्चित और समान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षित बेरोजगार के लिए एक विशेष समस्या बनी हुई है। भारत में मैट्रिक पास, स्नातक और उनसे भी अधिक पढ़े लिखे MA पास लोग बेकार घूमते नजर आते हैं। ऐसे युवक कोई भी रोजगार पाने में असमर्थ है। ऐसी परिस्थितियों के लिए कोई ना कोई कारण जो है उत्तरदायी होता है। इसमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं। शिक्षा प्राप्ति में दोष। हमारी शिक्षा पद्धति की दोषपूर्ण है, नहीं तो इतने वर्ष स्कूल कॉलेजों से पढ़कर हमारे युवक बेकार क्यों घूम रहे हैं। हमें शिक्षा पद्धति में सुधार करके इसे व्यवसायी और दस्तकारी युक्त बनाना चाहिए, ताकि इसके प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ने के उपरांत स्वयं छोटा मोटा कार्य कर सकें। हमारे औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के प्रगति संतोषजनक नहीं। इसमें संदेह नहीं कि हमारे औद्योगिक और सेवा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है, परंतु इन प्रगति इतनी उत्साहजनक नहीं कि लेकिन इसलिए इन दोनों क्षेत्रों में रोजगार के इतने अच्छे साधन पैदा नहीं किए। अव्यवसायिक तकनीकी विकास। अब उद्योगों के विकास में जिस नई तकनीक का विकास हो रहा है, उसके कारण कारीगरों को बहुत थोड़े रोजगार के अवसर मिले हैं। इतना आवश्यक हुआ है कि नई नई मशीनों के आने से बहुत से मजदूरों की छंटनी अवश्य हो गई है। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की समस्या की और विकट होती चली जा रही है। विदेशों में नौकरी पाने की कई विशेष सुविधाएं न होना। हमारे बहुत से पढ़े लिखे युवक नौकरी पाने के लिए विदेशों में जाने के लिए भी तैयार हैं, परंतु उन्हें विदेश जाने की इतनी सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। बहुत से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, USA आदि विकसित देशों के वीज़ा लेने में कई रुकावटें डाल रखी हैं, जिसके कारण भी शिक्षित बेरोजगारी की समस्या और गहराती चली जा रही है। तो हमारे ये क्वेश्चन जो थे वो लॉन्ग क्वेश्चन थे, वो हमने यहाँ पर आपको समझा दिए। तो पूरा पेपर हमने आपको समझा दिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जो कि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी।